जी हजरत, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ACC F8 का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है उसका आइजा 500। ये जो 500 का टॉपिक है ये हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद। अगर मैं पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा रिकैप करा दूं तो हमने कवर किया इनहेरेंट लिमिटेशन, हमने कवर किया प्रोफेशनल जजमेंट, हमने कवर किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हमने कवर किया स्कोप ऑफ एन ऑडिट, हमने कवर किया मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज, हमने कवर किया ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर हमने जाकर रिपोर्ट पढ़ी, फिर हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लेटर और आखिर में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां हमने कवर किए टाइप्स, लेवल्स और कंटेंट। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे F8 के सिलेबस का जो बैकबोन है, नाम है उसका आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। सर, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक समरी डायग्राम बना रहा हूं, तमाम बच्चे इसको नोट करेंगे कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एविडेंस होता क्या है। इंट्रोडक्शन नोट करते चलेंगे जी। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस ये हम समझेंगे इसके अंदर। ये मैं बना रहा हूं उसकी समरी डायग्राम और फिर मजीद बात करेंगे। फिर हम इसमें कवर करेंगे टू मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंस, टू मेथड्स to obtain audit evidence। नोट करते चलेंगे जी। ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम इसमें कवर करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। जो हम कर रहे हैं वो एक बात है, याद आ रहा है? तो जो हम करते हैं वो प्रोसीजर हम ये कवर करेंगे आज। और ये हमारे इस आइजा 500 के लेक्चर नंबर 1 का एजेंडा है, ऑडिट प्रोसीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा आज का थर्ड एजेंडा होगा जी, प्रोसीजर्स। फिर हम इसमें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आपको याद आ रहा है, जब हमने रिपोर्ट पढ़ी थी तो रिपोर्ट के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये बार बार आ रहा था, जहां मैंने लिखवाया था कि आइजा 500 में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये हमने कवर करना है इसके अंदर। ये हमारा चौथा लाइन आइटम हो गया जी। फिर हम कवर करेंगे एक और कॉन्सेप्ट, नाम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। अच्छा, इस टॉपिक में पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर मुश्किल बातें भी हो रही हैं। ज़ाहिर है ऑडिट का सिलेबस खुल रहा है तो इसमें ऑडिट के जार्गन्स हैं, तो ये सारे ऑडिट के समझने के जार्गन्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। और इस टॉपिक के बाद वी फील वेरी मच मैच्योर इन द सब्जेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन ये हमारा हो गया लाइन आइटम नंबर 5। और लाइन आइटम नंबर 6 है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन TOC एंड SP। बताता हूं क्या होता है ये हम आखिर में कवर करते हैं जी। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC बोले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड SP बोले तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है जी, ये हो गया लाइन आइटम नंबर 6। ये मैंने बताया हजरात आपको आइजा 500 स्टार्ट करते ही कि हमारे टॉपिक की कवरेज क्या होगी। हमें थ्योरी के पेपर में ये पता होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, तो इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात, आगे चलते हैं और अब मैं बताने जा रहा हूं कि आइजा 500 को हमने कवर कैसे करना है। तो बिफोर आई मेक अनदर डायग्राम, अगर मैं पिछले लेक्चर में जाऊं जहां मैंने शुरू में बच्चों को क्लास में बात बताई थी, ऑडिट में 4 चीजें, रिपीट करो, ऑडिट में 4 चीजें हैं। जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। तो जो मिला वो क्या था? ना ना ना, जो मिला था वो क्या था? प्रोसीजर। तो जो किया हमने, जो मिला वो क्या था? इसका मतलब है यहां मैंने लिखा ऑडिट एविडेंस। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीट करें, कहें एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स। दौरान ऑडिट एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स। पहला मेथड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा मेथड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, 2 मेथड्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, रुक जाएंगे जी।
मैं आपको डायग्राम कॉपी करने का मौका दूंगा, अभी रुक जाए, ठीक है? जब तक आप डायग्राम नोट नहीं कर लेंगे हम आगे नहीं बढ़ूंगा, अभी होल्ड कर लें। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये दो मेथड्स हैं, इनके आगे कुछ प्रोसीजर्स हैं, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करें या सब्सटेंटिव करें, करने के तरीके कॉमन, प्रोसीजर्स कायरो। कायरो ये तो इजिप्ट का कैपिटल है, हाँ होगा, हमारा तो शॉर्टकट है भाई। कहें कायरो, 8 बातें, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आई क्यूब, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, आर स्क्वायर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन। दोबारा खेलते हैं। ये ऑडिट की समझे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड है ये नहीं किया तो आगे मुश्किल हो जाएगी, और अगर ये प्रॉपर समझ आ गया तो आगे आसानियां ही आसानियां है। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टीओसी सब्सटेंटिव, करने के तरीके कॉमन, ऑडिट प्रोसीजर्स, शॉर्टकट है कायरो। अब हम आगे इसको लिखते हैं शॉर्टकट को, फिर आप कॉपी करेंगे इसको। सी फॉर कंफर्मेशन। क्या होगी बात करते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं बेटा, दिमाग में वही ए फॉर एप्पल ही फंसा हुआ है जी, इससे बाहर आ जाओ भाई। ए फॉर एनालिटिकल, ठीक है जी। आई क्यूब, आई में कितनी बात है, 3 बातें, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड्स, दूसरा इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, और तीसरा है इंक्वायरी, बोल तो पंचायत, ठीक है जी। मेम ने बोलते पंचायत करी, ठीक है जी। इंक्वायरी, आर स्क्वायर, पहला आर रिकैलकुलेशन, और दूसरा आर री परफॉर्मेंस। क्या कहा, क्या सुना तुमने, रिकैलकुलेशन और री, और ओ जो पूरी कॉम कर रही है ऑब्जर्व। आप जब किसी पार्क में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, परिंदे देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, माली मिट्टी में कुछ कर रहा है उसको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे होते हैं बाहर, ठीक है जी। मैं कवर कर रहा हूं आपको, ऑब्जर्व, ओ फॉर ऑब्जर्व। अब कॉपी करें, शाबाश हजरत। ये हमने स्टार्ट किया आइजा 500, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने बड़ा फोकस करना है। एक डायग्राम मैंने बना दिया, ये है आइजा 500 का डायग्राम नंबर 2। हम इस वक्त कवर कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं आइजा 500 के अंदर। नाम है इसका ऑडिट एविडेंस जनाब। और जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं, मैं दोबारा स्लोली इसको रिवाइज भी कराता हूं ताकि आपको याद हो जाए। एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा मेथड है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इन दोनों मेथड्स को करने के तरीके हैं वो कॉमन है, वो 8 है। कितने हैं जी, वो 8 है। रिपीट करो, कहो कायरो, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दोबारा इसको रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स। ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। ये मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं। मेथड प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर मेथड नहीं है। चाहे ये मेथड करें प्रोसीजर्स, चाहे ये मेथड प्रोसीजर्स। इसका मतलब है दोनों मेथड्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो कॉमन है। नाम है उसका कायरो। ये कायरो तो शॉर्टकट है। हम एग्जाम में ऑब्वियसली ना कायरो लिखेंगे और ना कायरो कहेंगे कहीं। सर तो कायरो तो आपने याद करेंगे है क्या, इनको आप कहें, रिपीट करें, ऑडिट प्रोसीजर कहें, ऑडिट टेस्ट कहें, ऑडिट वर्क कहें, ऑडिट प्रोग्राम कहें। खुदा का वास्ते इसको कुछ कहें, आप कहें ऑडिट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर कहें, ऑडिट टेस्ट कहें, ऑडिट वर्क कहें, ऑडिट प्रोग्राम कहें, कुछ भी कहें। याद करने का शॉर्टकट क्या है, कायरो। कितनी चीजें, 8 चीजें।
9 प्रोसीजर नहीं है, 8 है, 10 नहीं है, 8 है, 7 नहीं है, 8 प्रोसीजर। याद रहेगा ये? ठीक है जी। अच्छा, अब जरा थोड़ी और बात करते हैं हजरत। अब मैं ऑडिट का सिलेबस ना थोड़ा खोलता हूं, ठीक है जी। हम इस वक्त आइजा 500 के बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हैं। अब मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं और मैं आपका सिलेबस खोलता हूं कि बेसिकली आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो कोई एक टॉपिक नहीं है, पूरी दुनिया है इसके अंदर। ऑडिट की पूरी दुनिया इसमें है। आए देखें जी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये एक सेपरेट टॉपिक है। कम से कम 5 से 6 क्लासें लगती हैं। 1.25 पेज 1.5 पेज का पेपर में सवाल कंपलसरी आता है। 10 से लेकर 20 नंबर तक का सवाल मौजूद है। अलग से एक सेपरेट टॉपिक में कवर किया जाएगा, नाम है उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है आप देख तो आइजा 500 रहे हैं, लेकिन आइजा 500 के अंदर पूरी दुनिया छुपी हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, जिसको प्यार से बोलते हैं टीओसी, ये आपके F8 के सिलेबस का बड़ा कोर एरिया है। पेपर में सवाल कंपलसरी आता है, सिनेरियो बेस्ड आता है। 5 नंबर का सवाल भी आया हुआ, लेकिन जो एवरेज है वो 10 से लेके 15-16 मार्क का सवाल भी मौजूद है। 20 नंबर का सवाल भी आ सकता है। ये एक सेपरेट टॉपिक हो गया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक पूरी अलग दुनिया है। आप यूं समझे कि ये कम से कम 10 से 15 घंटे का टॉपिक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर F8 के पेपर के अंदर, you'll be surprised कि ये अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो ये 35 से 40 नंबर पेपर में F8 के मौजूद हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस ये तकरीबन 20 से 30 नंबर का हर अटेम्प्ट में सब्सटेंटिव पेपर में आता है। सर सब्सटेंटिव से आपकी क्या मुराद है? अगर मैं आसान कर दूं, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये बताएं ट्रेड पेबल कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं सेल्स कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं रिसीवेबल कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं शॉर्ट टर्म लोन कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं लॉन्ग टर्म लोन कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं रिसर्च कॉस्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बताएं वर्क इन प्रोग्रेस कैसे वेरीफाई करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। थ्योरी के पेपर में टीचर अगर बीच में एक फ्लो में ना चले, अगर वो एक रवानी ना पकड़े, तो आप अजीब से हालत में आ जाएंगे। मिसाल देता हूं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेटर्स। अब आप वेट कर रहे, कुछ निकलेगा। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेड पेबल्स, थोड़ी देर में आपकी हट जाएगी। लिहाजा मैं एक फ्लो में चलता हूं। इसमें हम कवर करेंगे कैश इन हैंड, इसमें हम कवर करेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स, सो ऑन सो फॉर्थ। इसका मतलब है ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये आपके पेपर का बड़ा मसल है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ट्राइसेप छोटा मसल है, बाइसेप छोटा मसल है, बैक बड़ा मसल है, थाइज बड़ा मसल है। ये दोनों बड़े मसल्स हैं जिनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं ताकि आपको अभी से बताओ कि मेरे पेपर की तैयारी मुझे कैसे करनी है। देयर इज नो शॉर्टकट स्वीटहार्ट्स। सर क्या F8 1 महीने में हो जाएगा? नहीं हो सकता। सर क्या 1.5 महीने में हो जाएगा? नहीं हो सकता। सर 2 महीने में हो सकता है? हाँ, 2 महीने में पॉसिबल है, अगर आपका जीना मरना F8 के साथ होगा। सुबह F8, शाम F8, रात F8, सेहत का पैगाम F8, हर वक्त मेरे साथ F8, तो 2 महीने में हो सकता है। वरना अगर इसको नॉर्मल मोड में लेके चले तो 3-3.5 महीने में तैयारी मुकम्मल हो जाती है। कटिंग इट शॉर्ट, टीओसी 10 से 20 नंबर, सब्सटेंटिव 20 से 30 नंबर। इसका मतलब है 20 भी अगर जोड़ लूं और 10 भी जोड़ लूं तो तुम्हारे 50% जो तुम्हारा पासिंग मार्क्स है, उसका 30 मार्क्स जो है वो इन 2 टॉपिक से आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो ए है, ए जो एक भाई ने कहा एप्पल, ठीक है जी, ये ए है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एक सेपरेट टॉपिक है, नाम इसका आइजा 520। कहें 520 एपी एनालिटिकल प्रोसीजर, आइजा 520 एपी एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एक सेपरेट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 घंटे का सेपरेट टॉपिक है। इस पे सवाल अलग बनता है। इसका मतलब है हम इस वक्त आइजा 500 देख रहे हैं, लेकिन 500 की दुनिया के अंदर हम पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। ये जो सी है कंफर्मेशन, ये है आइजा 505। ये एक सेपरेट टॉपिक है। आइजा 505 मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। कम से कम इसको पढ़ाने में मुझे 2 क्लासें लगती हैं, तकरीबन समझे कि 4 से 5 घंटे में 505 मुकम्मल होता है। एंड दिस टॉपिक आइजा 505 confirmation is indirectly a part of substantive procedure। तो जब मैं substantive पढ़ा रहूंगा
तो वहां आइजा 520 भी आ रहा होगा और वहां आइजा 505 भी आ रहा होगा। अब अगर मैं गिनूं तो आइजा 500 खुद एक टॉपिक, टीओसी एक टॉपिक, सब्सटेंटिव एक टॉपिक, 520 एक टॉपिक और 505 एक टॉपिक। तो बेसिकली कितने टॉपिक हो गए? 5। रिपीट करें, एविडेंस 500, टीओसी, सब्सटेंटिव, एपी, कॉन्फर्मेशन। इसका मतलब है एक टॉपिक के अंदर 4 टॉपिक हैं और मिला के हो गए 5 टॉपिक। अब ये नोटिंग जरा कर लें हजरत, कि जो मैंने आपको सारी अहम बातें बताई, इस पे इतने मार्क्स, इस पे इतने मार्क्स, फिर मैंने कहा कि ये अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक। हजरत इसको नोट कर लें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले कि मैं आपको प्रोसीजर्स समझाऊं और पढ़ाऊं, जरा पहले हम गौर करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है। तो दोबारा बोलना पड़ेगा, एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड्स, टीओसी, सब्सटेंटिव। टीओसी कुछ और है, सब्सटेंटिव कुछ और है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी इज टू असेस द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिट लाइन। अच्छा, अगर मैं इसको यूं आसान करके रिफ्रेश करूं कि अगर मैं दौरान ऑडिट अगर कुछ काम 100% करता हूं, अगर मैं दौरान ऑडिट अगर कुछ काम करता हूं जो कि 100% है, उस 100% में से 20 to 30% टीओसी है, 20 to 30% और 60 to 90% जो है वो सब्सटेंटिव है। इसका मतलब है ऑडिट किस पर बेस कर रहा है? तो जुमला कहते हैं ऑडिट is primarily based on substantive procedures. Please note, ये कुछ और है, ये कुछ और है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। टीओसी का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट लाइन पर इंटरनल कंट्रोल्स को असेस करना, उनके बारे में जानना, ताकि हमें पता चले इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से क्या रिस्क ज्यादा है या कम है। अगर मैं पिछले लेक्चर से लिंक करूं तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम इंटरनल कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? ताकि रिस्क का पता चले। सर उससे क्या होगा? जब रिस्क ज्यादा होगा तो हमारा सैंपल साइज क्या होगा, और जब रिस्क कम होगा तो हमारा सैंपल साइज क्या होगा। तो मेरा सवाल है, आप मुझसे सवाल करते हैं सर हमें इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा जब उन कंट्रोल्स को सैंपल बेस के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। नाम है इसका टेस्ट ऑफ, रिपीट करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी इज टू असेस about ये regarding the internal controls operating at the client, whereas substantive का objective कुछ और है। substantive का objective है P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। अगर मैं आम जबान में किसी को पूछूंगा भाई आप ऑडिट में क्या करते हैं, तो एक बंदा जवाब देता है या अगला बंदा ये समझता है कि ऑडिट के एक्चुअल मायने है P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है वो जो P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हैं उसका टेक्निकल नाम क्या है? हाँ ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा आजकल तुम कौन से क्लाइंट पर हो? बोला यार आजकल मैं सीमिस पाकिस्तान में हूँ। मैंने कहा तो आजकल तुम वहां ऑडिट में क्या कर रहे हो? वो कह रहा आजकल मैं सेल्स के हेड को वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा और तुम्हारे पास क्या हेड्स हैं? बोला मैं सेल्स देख रहा हूं और रिसीवेबल्स देख रहा हूं और मैं इन दोनों को वेरीफाई कर रहा हूं। आम जबान में वो क्या कह रहा है कि मैं सेल्स और डेटर्स पे क्या कर रहा हूं। मैंने अपने एक और दोस्त को पूछा, मैंने कहा भाई तुम आजकल कौन से क्लाइंट पे हो? बोला आजकल मैं इंडस मोटर्स पे हूं और मैं ट्रेड पेबल्स देख रहा हूं। इसका मतलब है वो ट्रेड पेबल्स पे क्या कर रहा है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर ये सब्सटेंटिव के लुग़वी माने बता दें। The लुग़वी मायने, the exact meaning of the word substantive is to verify the closing number of P&L and balance sheet. Substantive के लुग़वी मायने है P&L बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई करना। जो ऑब्जेक्टिव
सब्सटेंटिव का है, वो टीओसी का नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव टीओसी का है वो सब्सटेंटिव का नहीं है। ये कुछ और है, ये कुछ और है। ये दो मेथड्स हैं। यहां हम क्लाइंट के कंट्रोल्स की जानकारी ले रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। वेयर इज सब्सटेंटिव में हम एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, जिसके अंदर पीएनएल भी शामिल है और बैलेंस शीट भी शामिल है। बट याद रहे, माइंडेड के वी आर डूइंग ऑडिट ऑन सैंपल बेसिस। हजरत टेक अ मिनट, जो मैंने अभी कहा उसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, टीओसी और सब्सटेंटिव की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगले 15 मिनटों में मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये प्रोसीजर्स क्या है। तो लेट्स रिवाइज। एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, टीओसी, सब्सटेंटिव। करने के तरीके कॉमन, कायरो। चाहे टीओसी करें, जो कर रहे होंगे वो कायरो होगा। चाहे सब्सटेंटिव करें, जो कर रहे होंगे वो कायरो होगा। 8 प्रोसीजर्स: कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, सर साजिद क्या आप ये कह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव हम जौन से भी क्लाइंट पर जाएं, सीमिस जाएं, पीएसओ जाएं, शेल जाएं, मीजान बैंक जाएं, इंडस मोटर्स जाएं, मूवेनपिक जाएं, डॉलर्स जाएं, केनवुड जाएं, शेल जाएं, हम जहां भी जा रहे हैं, हम जहां का भी ऑडिट करेंगे, तो जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है और जब वो वहां जाकर जो क्लाइंट पर कर रहा होता है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो ये कर रहा होता है? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। हाँ, पसे पर्दा हो सकता है मेथड क्या हो, या पसे पर्दा मेथड क्या हो, लेकिन जो कर रहा होगा वो क्या होगा। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके कायरो का डिस्कशन। तो मैं आपकी इजाजत से इस जगह को जरा क्लियर कर रहा हूं ताकि यहां मैं नोटिंग कर सकूं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। अगले 10-15 मिनटों में वील बी डिस्कसिंग व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी, कहें प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर कहें, ऑडिट टेस्ट कहें, ऑडिट वर्क कहें, ऑडिट प्रोग्राम कहें, एक बात है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आ रहा है इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। कहो इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। क्लाइंट पे जाकर उसकी इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, फिक्स एसेट्स को देखना, कैश इन हैंड को गिनना। जब भी हम ईयर एंड के ऊपर या ईयर एंड के बाद क्लाइंट पर जाकर एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो एक चीज है, जो देख रहे हैं वो एक चीज है, जो मिला वो तीसरी चीज है। सर मैं ऑडिट कर रहा हूं केनवुड का, केनवुड के गोदाम में खड़ा हूं और मेरे सामने लाइन से डब्बों में एसी रखे हुए हैं। मैं और मेरे टीम मेंबर इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं। आए इन्वेंट्री काउंटिंग का आपको डेमो देते हैं। सर इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे होती है? सर ये लोहे के शेल्फ है और हर शेल्फ में 2 एसी रखे हुए हैं और मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां भी रखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या कर रहा हूं? कहो प्रोसीजर। वो एयर कंडीशनिंग का डब्बा क्या है? सपोर्ट। देख के क्या मिल रहा है? एविडेंस। आया समझ? ठीक है जी। सर मैं ऑडिट कर रहा हूं जॉनसन एंड जॉनसन का और मैं उनके फिक्स एसेट्स की फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहा हूं, जिसके अंदर उनके प्लांट एंड मशीनरी और उसके कुछ पार्ट्स हैं। अब मैं प्लांट एंड मशीनरी देख रहा हूं, मैं पार्ट्स गिन रहा हूं, मैं फर्नीचर फिक्सचर गिन रहा हूं, मैं लैपटॉप्स गिन रहा हूं। ये जो मैं गिन रहा हूं ये मैं क्या कर रहा हूं? प्रोसीजर। वो एसेट इटसेल्फ क्या है? देख के क्या मिला? रिपीट करो। जब भी एज एन ऑडिटर, चाहे बैलेंस शीट डेट पर या बैलेंस शीट डेट से पहले या बैलेंस शीट डेट के बाद, हम जब एज एन ऑडिटर क्लाइंट पर इन्वेंट्री या फिक्स एसेट्स या कैश की फिजिकल काउंटिंग करते हैं, जो कर रहे हैं, नाम है उसका इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। आसान था? आसान था। नंबर 2,
कहो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब मैं कागजात की एक लंबी फहरिस्त आपके सामने बोलता हूँ, आप रिपीट करें। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, GRN, GDN, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, सप्लायर एग्रीमेंट, कस्टमर एग्रीमेंट और मजीद डॉक्यूमेंट्स का क्लाइंट पर जाकर देखना इज व्हाट? दौरान ऑडिट। जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं, चाहे टीओसी या सब्सटेंटिव, अगर हम दौरान ऑडिट क्लाइंट के कागजात चाहे ओरिजिनल हो या फोटोकॉपी हो, चाहे हमारे बने हुए हो या क्लाइंट के बने हुए हो, जब हम इन कागजात को देख रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मेरा सवाल है नन्ना मुन्ना मासूमाना कि क्या आप ऑडिट बगैर कागजात को देख के कर सकते हैं? द आंसर इज नो। चले एग्जांपल लेते हैं इसकी। लेट मी मेक यू ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस। मुझे बताएं कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं सेल्स का, एक क्लाइंट है, तुमसे सवाल है, एक क्लाइंट है, सपोज करें डॉलिंस है, तुम और मैं वेरीफाई कर रहे हैं सेल्स, तो तुम्हारे जहन में सेल्स के हवाले से कौन से कागजात जहन में आते हैं? क्या तुम और मैं क्या वेरीफाई करेंगे? इनवॉइस होगी, कहो इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट, सेल्स एग्रीमेंट। क्या ये कागजात हमारे जहन में आ रहे हैं? और हम वेरीफाई क्या कर रहे थे? सेल्स। इसका मतलब है सेल्स के हेड को वेरीफाई करने में जो मैंने कागजात देखे, ये प्रोसीजर क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। आप वेरीफाई कर रहे हैं कैशड बैंक के क्लाइंट का, सपोज करें आप ऑडिट करें इंडस मोटर्स का और आप वेरीफाई कर रहे हैं कैशड बैंक। मुझे बताओ कौन से कागजात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट आ रहा होगा, बैंक रिकॉन आ रहा होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट आ रही होगी, अनक्लियर्ड चेक्स की लिस्ट आ रही होगी, कैश बुक का एक्सट्रैक्ट होगा, GL होगा, ट्रायल होगा। ये कागजात तुम्हारे जहन में आ रहे हैं। जब तुम इन कागजात को देखोगे तो तुम क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। आसान था? ठीक है जी। हम कवर कर रहे हैं कायरो, हम आइजा 500 पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और मैं बच्चों को बता रहा हूं कि चाहे TOC करें या सब्सटेंटिव करें, करने के तरीके कॉमन, कायरो 8 बातें। ऐसा ही है सर? ठीक है जी। हमने कायरो में से क्या क्या कवर कर लिया? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट और इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तीसरा आई, व्हाट द थर्ड आई? सर क्या हम क्लाइंट पर जाकर क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करते हैं? यस, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। किससे पूछोगे भाई? क्लाइंट से पूछोगे ना। मैं मुलाकात कर रहा हूं CFO से, ये बताएं पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ कैसे गए, ये बताएं कम कैसे हो गए, ये बताएं हालात कैसे हैं, ये बताएं कैश फ्लो कैसा रहा, ये बताएं ओवरऑल बिजनेस कैसा रहा। फिर मेरी मुलाकात कंपनी के सेल्स के हेड से हुई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये बताएं पिछले साल के मुकाबले में सेल्स बढ़ने की वजह क्या है, सेल्स के कम होने की वजह क्या है, ये बताएं कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च की, ये बताएं, वो बताएं, ये बताएं, वो बताएं। क्या कर रहा हूं? ये इंक्वायरी कर रहा हूं। रिपीट करें, दिस इंक्वायरी कैन बी डन within the audit line and outside the audit line. कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, एक्सटर्नल लॉयर है, टैक्स कंसल्टेंट है, कोई और डोमेन एक्सपर्ट है, इसका मतलब है कि हम इंक्वायरी करने के लिए नॉर्मली हम किस पर बेस कर रहे होंगे? द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कंपनी से बाहर जाके भी आउटसाइड के लोगों से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। दिस इंक्वायरी कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब मैं 2003 में PSO पर पोस्टेड था, 15-20 दिन में हो चुके थे, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन सा हेड कर रहा था, शायद सेल्स कर रहा था, डेटस कर रहा था, वल्लाहु आलम, पुरानी बात है 2003 की। तो मुझे याद है कि जो मेरा क्लाइंट था जिससे मैं सेल्स की बातें पूछता था, ये जो मुझे ऑडिट के कागजात देता था, या रिफ्रेश करूं जो मुझे सपोर्टिंग शेड्यूल देता था, या रिफ्रेश करूं जो मुझे रिकॉर्ड्स फराहम करता था, उसके साथ मैं PSO में शाम में 6 से 7 के दरमियान सेकंड फ्लोर के ऊपर टेबल टेनिस खेलता था। वहां पर नीचे पूरा स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ था। क्लाइंट के साथ मैं चाय पी रहा हूँ, क्लाइंट के साथ खापा चल रहा है, क्लाइंट के साथ समोसे चल रहे हैं। आर्टिकलशिप में आप कुछ करें ना करें, खाना पीना उरूज पर होता है। सुबह 9 बजे पहुंचे तो नाश्ता, 11 बजे सामने दिल पसंद के समोसे, दोपहर में फिर खाना, 4 बजे फिर भूख लग रही है, फिर आलू वाले समोसे आ रहे हैं, फिर रोल आ रहे हैं, शाम में फिर कुछ हल्का फुल्का, और रात को तो खाना खाना ही है। सर आप खाना खाने गए, ऑडिट करने गए, देखें खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे?
और अब इतने बड़े हो गए कि समझ ही नहीं आ रही कैसे हो गए। बात समझ आ रही? हम जब आर्टिकलशिप में गए 2002 में तो हमारी कमर थी 24, जब हम आर्टिकलशिप खत्म करके निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई 38। हमने आर्टिकलशिप में कभी अपने बाप का नहीं खाया, हमने हमेशा क्लाइंट का खाया। अब क्लाइंट के साथ खापा चल रहा है, क्लाइंट के साथ टेबल टेनिस चल रही है, क्लाइंट के साथ स्नूकर खेल रहे हैं, ये साथ साथ सवाल भी पूछ रहे हैं। अब ये जो इंक्वायरी है ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। सर व्हाट इज फॉर्मल? ठीक है जी, ये जो कंपनी में बड़े लोग होते हैं, हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ सेल्स, हेड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल कंट्रोलर, द सीईओ, द सीओ, इनसे ऐसे नहीं मिल सकते गरीबों। ये बड़े लोग हैं, महीने का 15 लाख का आदमी, 20 लाख का आदमी, आप चलेगा अस्सलाम वालेकुम जवाद बशीर, नहीं जी, ना मेरा बच्चा ऐसे नहीं करोगे, ना मेरा बच्चा। अव्वल तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कमरे के बाहर एक खातून बैठी है, उनकी पी है, उसकी पर्सनैलिटी आपको मार देगा। बोलेगा मैं क्या गरीब मैं जी के क्या करूंगा यार। उसकी तनख्वाह होगी 50-60 हजार रुपए। फिर आप उनसे बोलेंगे जी कि मैडम आपका नाम क्या है? वो बोलेगी जी मेरा नाम आयशा है। मैडम आयशा, दिस इज जवाद, मैं जॉब इंचार्ज हूँ, मुझे काइंडली मुलाकात करनी डाटा सेल्स से। देखें बॉस तो इस वक्त ना दुबई में है और वापसी उम्रा करते हुए आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने प्लान किया है ट्रिप। अगर ये प्लान यूं होता पहले उम्रा करने के वापसी दुबई, ट्रिप खराब हो जाता आपका। तो आप बेशक आप बैंकॉक जाएं, पतंग बीच जाएं, दुबई जाएं, वापसी आपने उम्रा करके आना ताकि सारा इफेक्ट नलीफाई हो जाए। मैडम आयशा समझ गई मैं क्या कह रहा था। बोला बहुत नोटी। मैंने कहा वो भी यही कहती हैं मेरी वालदा। ठीक है जी। फिर मैंने कहा मैडम वो सब तो चलता रहेगा, दोस्ती बाद में कर लेंगे, ये बताएं बॉस से मुलाकात कब करनी? बॉस जो है ना वो आज लाहौर में, कल इस्लामाबाद में, फिर कोयटा में होंगे, 2 दिन दुबई है। आपसे मुलाकात होगी अगली ट्यूसडे की दोपहर में 4 बजे। 3 बजे बॉस का सैलरी का टाइम है, 3:30 बजे बॉस सिगार पी होंगे, 3:45 उनके कोई जरूरी काम होंगे, 4 बजे आपसे मिल सकते हैं। और गरीबों बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए पहले से टाइम लेना पड़ेगा। ये एसके नहीं है, ये हमारे नहीं है मुंह उठा के मुलाकात कर ली आपसे। हालांकि हम भी खूबसूरत हैं, लेकिन भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉर्मल इंक्वायरी करने के लिए पहले से टाइम लेना पड़ेगा। जब मैं सीमिस पाकिस्तान में था तो वहां जो सीएफओ थे जिराड विल के जर्मन थे, वो उनसे मिलने के लिए 15-20 दिन पहले उनकी पीए से राब्ता करना पड़ता था। कभी ट्रेवल कर रहे हैं, कभी दफ्तर में नहीं है, कभी बिजी हैं, कभी मीटिंग में है, कभी फला है। लिहाजा एक होती है फॉर्मल इंक्वायरी और एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल का जरा मॉडल डिफरेंट होता है। आप टाइम लेके जाते हैं, जरा तैयार होके जाते हैं, टेबल पे कॉफी रखी हुई है, कागज पे नोटिंग हो रही है, जरा माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। बात समझ आ रही? हाउएवर इंक्वायरी कैन बी डन बोथ फॉर्मली एंड। हजरत हम कायरो पढ़ा, रिपीट करें कायरो। 8 बातें: कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ क्या कहा? डिस्टर्बेंस हो गई ना, दिमाग वहां चला गया। इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। हजरत हमने कितने कवर कर लिए? हमने कवर कर लिए द 3 I's। आगे चलते हैं, R स्क्वायर पे आते हैं। कहो रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। सुनिएगा जरा। क्लाइंट ने मुझे शेड्यूल दिया, क्लाइंट ने मुझे डेप्रिसिएशन की वर्किंग दी, क्लाइंट ने मुझे डिस्काउंट की वर्किंग दी। सिंपल करता हूं एग्जांपल। क्लाइंट ने मुझे वर्किंग दी है प्रोविजंस की, उसमें लिखा हुआ 100 + 300 कितना हो गया? 400। ठीक है जी। क्लाइंट ने कहा जी हमने एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है 1 लाख का, मिसाल के तौर पे 5%। ठीक है जी। क्लाइंट ने मुझे वर्किंग दी है। सर क्या हमें क्लाइंट दौरान ऑलरेडी वर्किंग्स प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली। सर क्या टीचर क्लास में हैंडआउट्स प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली। तो क्लाइंट हमें जो भी उसने वर्किंग्स की हुई है, क्या उसकी वर्किंग प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली। ठीक है जी। मैंने लिया कैलकुलेटर और मैंने कहा 100 + 300 = 400। मैंने कहा बिल्कुल ठीक वर्किंग है ये। फिर मैंने कहा 1 लाख × 5%, बिल्कुल ठीक वर्किंग है ये। वर्किंग मैं अपने पल्ले से कर रहा हूं या मैं क्लाइंट की वर्किंग को ही दोबारा चेक कर रहा हूं? रिपीट करें। जब हम एज एन ऑडिटर क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज दोबारा चेक करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं नाम है इसका रिकैलकुलेशन। बात समझ आ रही है? सपोज करें क्लाइंट ने आपको दिया बैंक रिकॉन,
हजरत बैंक रिकॉन तो आपने सुना ही होगा, बचपन से बनाते आ रहे हैं ना, आज तक आपको समझ आया और ना तक आपसे टैली हुआ बहरहाल, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए कुछ चीजें टैली ना हो इसी में मसलियत है, ठीक है जी। अगर एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाई हो जाएंगे खतरनाक हो जाएगा। कोशिश करें थोड़ा सा डिफरेंस रखें, एग्जामिनर बोलेगा टैली हो गया, गड़बड़ है, ठीक है, बात समझिएगा। टिप ऑफ द डे, बैंक रिकॉन, ठीक है जी। बैलेंस एज पर बैंक लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। जब मैं आपको सब्सटेंटिव में कैश एट बैंक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बैंक रिकॉन हम क्यों बनाते हैं, और बैंक रिकॉन में आपको लॉजिकली समझाऊंगा और बताऊंगा कि हम एज एन ऑडिटर बैंक रिकॉन को वेरीफाई कैसे करते हैं, ऐसा मैं बताऊंगा समझाऊंगा जब वक्त आएगा, ठीक है जी। अभी दिल्ली दूर है। बैलेंस एज पर बैंक एड अनक्लियर्ड चेक्स लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, क्या आ गया, क्या निकल आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। जब मैं यहाँ बैंक स्टेटमेंट की बातें कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं बाबा आंखों में अंधेरा सा आ रहा है, बाबा रास्ता पार करा दो, ठीक है जी। बाबा रास्ता भी पार कराएंगे और बाबा एफएड भी पार कराएंगे ना। बाबा पहुंचे हुए जो हैं कहा, बहुत दूर तक, ठीक है। कहें जी बैलेंस एज पर बैंक लेस अनप्रेजेंटेड एड अनक्लियर्ड चेक्स, तो मैं कहा आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा बैलेंस एज पर कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, क्योंकि कैश बुक में दो कॉलम होता है गरीबों, एक होता है कैश और एक होता है बैंक, जो इंटरकॉमर्स करके आ रहे हैं। जहां आपने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग और सेकंड अकाउंटिंग पढ़ी हुई है वहां आपको टीचर ने बताया होगा कि कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक। तो मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूं, हाँ जब सर मेरे दिल में आ रहा है कि कैश, बेटा मेरे दिल में आ रहा है कि एक पंच हो जाए, ओ भाई इस कॉलम में कैश का क्या काम है मेरा भाई, ये क्या बना रहे हैं आप, बैंक रिकॉन। मैं बैलेंस एज पर बैंक, जो पैसा मेरे बैंक में है उसको मैं किससे टाई कर रहा हूं, उसको मैं टाई कर रहा हूं अपने कैश बुक के बैंक अकाउंट से, बैंक के जीएल से, ठीक है। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। ये क्लाइंट ने मुझे बना के दिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है जी। मैंने कैलकुलेटर लिया, मैंने अपने टीम मेंबर से कहा, मैंने कहा जरा फटाफट निपटाएं, फौरन आपने सीधा बंदे कहा दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है जी। ये मैंने क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक कर लिया। ये मैंने क्या किया, हाँ अब करते हैं रीपरफॉर्मेंस। मैंने क्लाइंट से कहा नहीं ये 100 नहीं है, ये 105 है, ये 300 नहीं है, ये 275 है, मेरे मुताबिक ये अमाउंट आ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं आप, इस शाणपति को हम क्या बोलेंगे, जब एक होल्डर एक नंबर को, एक वर्किंग को अपने तरीके से बाय हिज और हर ओन मेथोडोलॉजी वर्किंग करेगा, कैलकुलेट करेगा, अब वो कहलाएगा रीपरफॉर्मेंस। इसका मतलब है मैंने क्लाइंट से कहा भाई मेरे मुताबिक ना ये 5% सही नहीं है, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए 6%। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीपरफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैंने क्लाइंट से कहा मुझे कैश बुक का बैंक कॉलम दे दे और तू मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दे और मुझे कैलकुलेटर, एक कप चाय और थोड़ा सा सुकून दे दे। मैं खुद से बनाऊंगा बैंक रिकंसिलिएशन। ये जो मैं बैंक रिकॉन खुद से बना रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फर्क समझ आया? बाबा तमाम का फर्क तब उठाया उन्होंने। रीकैलकुलेशन कुछ और है और रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन में हम क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक कर रहे हैं और रीपरफॉर्मेंस के अंदर हम उसी वर्किंग को खुद से दोबारा वर्कआउट कर रहे हैं एज पर आवर ओन मेथोडोलॉजी। सर व्हाट इज मेथोडोलॉजी? अगर मैं चाहूं तो मैं ये लेक्चर ऐसे ना दूं, मैं जरा सूट वूट पहन के जेंटलमैन बन के पावर पॉइंट के ऊपर क्लास की लाइटें मध्यम करके माहौल बना के ऐसे करके बताऊंगा, आए आगे चले, देखिए इसमें ये होता है, आए आगे चले, आए पीछे चले। बंदा बोलेगा आप जहां भी चले हम सो रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और सो जाएंगे आप। जब तक कि आस्तीन ऊपर नहीं होगी, आंखों में शेर की चमक नहीं है, जब तक कि मैं क्लास में ऐसे हिलूंगा नहीं, झुलूंगा नहीं, शेर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, ये पेपर तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। सर वाह क्या मेथोडोलॉजी आपकी, ये जो मेरा पढ़ाने का तरीकाकार है, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। डिफरेंट तरीके हैं पढ़ाने के। एक टीचर पहले थ्योरी कवर करा रहा है, पहले वो हैंडआउट पढ़ा रहा है, फिर वो समझा रहा है, एंड में पास्ट कवर करा रहा है। मेरा तरीका डिफरेंट है, पहले मैं बोर्ड पे पूरी कहानी कर दूंगा, टॉपिक पूरा समझा दूंगा, फिर मैं कागज पढ़ाऊंगा। तो जब कागज बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा सर वाह मजा आ गया, इतना सिंपल हो गया। और फिर मैं पास्ट कवर उसी वक्त करा दूंगा, टॉपिक खत्म, पास्ट कवर खत्म, तैयारी मुकम्मल। ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीकाकार है, बोले तो
methodology. Every firm has its own methodology. हर फर्म का ऑडिट का तरीकेकार डिफरेंट है, EY का डिफरेंट है, AFF का डिफरेंट है, GT का डिफरेंट है, KPMG का डिफरेंट है, अंजुम आसिम का डिफरेंट है, रहमान सरफराज का डिफरेंट है, PwC US का डिफरेंट होगा और PwC दुबई का डिफरेंट होगा. फर्म टू फर्म ऑडिट करने का तरीकेकार वेरी कर सकता है. रिपीट करो, कहो कायरो. 8 चीजें. कॉन्फर्मेशन, रुक गए, मैं रुक गया, सब रुक गए. एनालिटिकल प्रोसीजर फौरन से हैंड में रखिए जी. इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, ये नहीं मानेगी आज. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन. हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, हाय अल्लाह ये भी कवर कर लिया. अब हम किस पे आ रहे हैं? O फॉर ऑब्जर्वेशन. अक्सर हमने देखा है कि हम अगर मिसाल के तौर पे कभी हिल पार्क जाएं, वी डोंट हैव डिज्नीलैंड इन कराची और लाहौर, वी हैव हिल पार्क, वी हैव दाऊद पार्क, वी हैव असलम पार्क एंड वी हैव सिंबाद. आई डोंट नो, बहरहाल इट्स कंप्लीटली गैर आबाद. ठीक है जी. बहरहाल हम जब सिंबाद जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 100 लोग अंदर आए हैं तो 100 के 100 लोग झूला नहीं झूलेंगे. 50 बच्चे हैं, 50 बड़े हैं. जो बड़े हैं बच्चों को पैसे देके झूले पर निपटा के फिर मियाँ अलग बेंच पर कोने में, बीवी अलग बेंच पर, दोनों कर रहे हैं ऑब्जर्व. ये एक सवाल है, यही तो सवाल है. बच्चे झूला झूल रहे हैं, अब अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या माहौल देख रहे हैं? औरों के बच्चे को झूला झूलते हुए देख रहे हैं. कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, कोई कुछ और एंजॉय कर रहा है. ठीक है जी. ये हम क्या कर रहे हैं? पूरी कौम क्या कर रही है? इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ लोग बैठ के मुझे देख रहे हैं पढ़ाते हुए. मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? We always observe a process being performed by others. खास तौर पे लोग यूं ऑब्जर्व करते हैं ना, अगले को देख रहे हैं शातिर निगाहों से. ठीक है जी. ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ठीक. एग्जाम्पल सुनने जरा. इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है. मैं और आप आज फारिस का हैं. ठीक है जी. मैं और आप ऑडिट कर रहे हैं इंडस मोटर्स का. तुम और मैं एक गोदाम में खड़े हुए, कंपनी के जो लोग हैं वो इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, वो गाड़ियां गिन रहे हैं, वो रॉ मटेरियल गिन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तुम और मैं उनको गिनते हुए देख रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट. तुम और मैं क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व. बात समझे जरा. इन्वेंट्री काउंटिंग गोदाम में हो रही है, तुम और मैं उसको देख रहे हैं. जो काउंटिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है? तुम और मैं क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व. ठीक है. एबर्ट लेबोरेटरीज का ऑडिट चल रहा है और आप बनाते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां बनाते हैं. तो कंपनी का SOP है कि जब माल ट्रक में आएगा तो पहले उसकी इंस्पेक्शन होगी. अगर वो केमिकल ठीक होगा तो वो अंदर प्रोडक्शन में जाएगा. अगर केमिकल ठीक नहीं है तो वो यहीं से वापस चला जाएगा. हम वहां खुद देख रहे थे, माल गोदाम से उतर रहा था, इंस्पेक्शन बे पे आ रहा था और वहां पर लोग और हम जो है उस प्रोसेस की इंस्पेक्शन कर रहे थे. हम क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व. वो क्या कर रहे थे? इंस्पेक्शन. हम क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है. क्लाइंट कैश काउंटिंग कर रहा है, ऐसे नोट गिन रहा है थूक लगा के, और हम उसको देख रहे हैं गिनते हुए और कह रहे हैं बस किसी तरह पार कर लूं मैं ये. ठीक है जी. वो क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट. हम क्या कर रहे हैं? वी ऑलवेज वी कौन? ऑडिटर्स. वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स. सर तो ये ऑब्जर्व हमारा प्रोसीजर क्यों है? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो बताया. क्लाइंट इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, क्लाइंट के लोग इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व. क्लाइंट कैश काउंटिंग कर रहा है. हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व. माल गोदाम में ट्रक से उतर रहा है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है. हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व. जुमला बड़ा अहम है. वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स. वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स. ठीक है हजरात. ये हमने एक और प्रोसीजर निपटा लिया. नाम है इसका O फॉर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. ऑब्जर्व का है, ऑब्जर्वेशन का है. अब कायरो के अंदर हमने सारे निपटा लिए सिवाय इसके CA के. ठीक है जी.
C फॉर कंफर्मेशन एंड A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। जब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, ये 1 मिनट, अगर आपको कोई बात नोट करनी है, कोई बात आपको समझ आ गई है, तो आप नोट कर लें प्लीज। जी हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम कायरो कवर कर रहे हैं और हमने कायरो के अंदर ये तमाम प्रोसीजर कवर कर लिए एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 प्रोसीजर्स। एक है C फॉर कंफर्मेशन और एक है A फॉर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स जो बचे हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक्स हैं। A इज फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हम कवर करेंगे आइजा 520 के अंदर इन फ्यूचर, और जो C है वो हम कवर करेंगे अंडर आइजा 505। Both these topics will be covered while covering substantive procedures in the near future in the lectures to come inshallah, ठीक है जी। आइजा 520 की बात करते हैं। मैं जब आइजा 520 पढ़ाऊंगा आपको AP, तो मैं आपसे इसमें बहुत लंबी बात करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा, और मैं आपसे 8-9 एग्जांपल्स आपको दूंगा। मैं जब वक्त आएगा 520 करने का, तो मैं आपको 8-9 एग्जांपल्स दूंगा। आज आइजा 500 को समझते हुए मैं सिर्फ आपसे 3 एग्जांपल शेयर करूंगा, और आप 3 एग्जांपल्स की बेस पर समझ जाओगे कि ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। आए एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करें हम ऑडिट कर रहे हैं जनाब इंडस मोटर्स का। किसको ऑडिट कर रहे हैं जी? इंडस मोटर्स को ऑडिट कर रहे हैं। ये है 2019 और ये है मिसाल के तौर पर 2020, और हमारे पास जो हेड आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है लेट्स से सेल्स, ठीक है जी। जरा बात को सुनेंगे गौर से। सपोज करें पिछले साल सेल थी 400 और इस साल सेल हो गई 650। हजरत मैं सब AP की एग्जांपल दे रहा हूं और आपने बहुत फोकस करना है। 2019 में सेल कितनी थी 400 और 2020 में सेल कितनी है? जरा बताएं कितने परसेंट से बढ़ गई? जरा बताएं कितने परसेंट से बढ़ गई? निकालें जी। 150 डिवाइड बाय 400 करें, निकालें जी, शाबाश, जल्दी करें फटाफट। 150 डिवाइड बाय 400 इंटू 150 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 कितना हो गया जी? अब ये देख लें, एक क्लास में 4 मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। 62.5% कितना? 62.5%। कोई और तस्दीक कर दे जी। 62.5। ठीक है जी। पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से बढ़ गई? अगर हमें ये बेसिक परसेंटेज निकालना नहीं आ रही है, तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या हमें अपना सर दीवार पर मारना है, बिल्डिंग से कूदना है, ये फैसला आपने खुद करना है। आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। दोबारा तस्दीक कर दें जी। अच्छा, कितना है ये? मैंने कहा तो आपने मान ली मेरी बात। अच्छा ठीक है जी। जी ये मल्टीमीडिया ऑन हो गया, तो इसके लिए आई होप आपको नजर आ रहा होगा जी। कितना डिफरेंस आ रहा है? 250 डिवाइड बाय 400 कितना हो गया? जवाब से आ गया, ठीक है जी। जरा यहाँ फोकस कर ले जी। पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से बढ़ गई है? मैंने कहा 150 है, 250। पूरी आवाम ने कहा भाई आपने कह दिया, कप्तान आप हैं, लिहाजा 150 का कर लिया। भाई है कितना? परसेंटेज निकाल रहा हूँ। 250 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। कितना परसेंट आ गया? चल आगे बढ़ते। पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से बढ़ गई? पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से बढ़ गई? ये जो पिछले साल के मुकाबले में सेल 62.5 से बढ़ गई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP। अच्छा ठीक है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब जब हम पिछले साल के मुकाबले में परसेंटेज निकाल के, वेरिएंस निकाल के बताएंगे कि इतने परसेंट से बढ़ गया और कम हो गया, तो ये परसेंटेज का निकालना इज व्हाट? ये परसेंटेज का निकालना इज व्हाट? इट्स एन एग्जांपल ऑफ AP। कहो इट्स एन एग्जांपल ऑफ AP। ठीक है जी। अगर आपको दिख रहा है कि मल्टीमीडिया एक्चुअली ऑन किया हुआ है, इंडस मोटर्स की सेल है 2019 में 400, 2020 में 650 है, ठीक है। हमने इंडस मोटर्स के CFO से पूछा कि आपके सेल्स का साल के शुरू में बजट कितना था, तो इंडस मोटर्स के CFO ने कहा कि हमारा बजट तो है वो 850 था। हमारा बजट जो है वो 850 था, ठीक है जी। इसका मतलब है बजट कितना था? 850। और आपने एक्चुअल में कितना अचीव किया? 650, ठीक है। इसका मतलब है आपने बजट का X% अचीव कर लिया। मैंने कहा काम करें, जरा मुझे यही नंबर पिछले साल का बताएं कि 2019 में आपने एक्चुअल सेल कितनी की है? 400। और 2019 में आपका बजट कितना था? तो 2019 में क्लाइंट ने बताया कि हमारा बजट जो है वो 550 था। इसका मतलब है हर साल आप अपने बजट का X% अचीव एक्चुअल में कर लेते हैं। रिपीट करो, ये जो हम
एक्चुअल नंबर को बजट से कंपेयर कर रहे हैं, ये जो हम एक्चुअल नंबर को बजट से कंपेयर कर रहे हैं, ये एक्चुअल नंबर का बजट से कंपेयर करना इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। आया समझ आया? तीसरी और आखिरी एग्जांपल इसकी, तीसरी और आखिरी एग्जांपल, जब मैं सेल्स की बात करता हूं तो कौन सा रेशो मेरे दिमाग में आता है? कौन सा रेशो मेरे दिमाग में आता है? जीपी मार्जिन भी आता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आता है। इसका मतलब है अगर मैं 2019 का जीपी मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लूं और 2020 का सेम जीपी मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लूं, फिर मैं कंपेयर कर लूं कि मार्जिन बढ़ा तो क्यों और कम हुआ तो क्यों, क्या मैं कर सकता हूं? इस रेशो का निकालना, रिपीट करो, रेशो का निकालना, रेलेवेंट रेशो का निकालना और पिछले साल से कंपेयर करना या इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करना इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। 3 बातें कर दी मैंने। पिछले साल से कंपेयर करना भी एपी, इस नंबर का बजट से कंपेयर करना भी एपी, रेलेवेंट रेशो का निकाल के इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करना या पिछले साल से कंपेयर करना भी एपी। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है जी। हजरत की तीनों बातें नोट करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। हजरत हम इस वक्त कवर कर रहे हैं कायरो। हमने कायरो में तमाम चीजें कवर कर ली हैं और हम आखिरी 2 बातों पर आ गए, जहां एक हमारे पास बचा एनालिटिकल प्रोसीजर और एक हमारे पास बचा कॉन्फर्मेशन। हमने अभी पिछले 5 मिनटों में कवर किया है एनालिटिकल प्रोसीजर। हालांकि इसकी एग्जांपल 8-9 है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर, दिस क्लास, मैंने अभी आपसे 3 बातें की हैं। पहली बात, पिछले साल के मुकाबले में नंबर परसेंटेज से बढ़ गया, कम हो गया, ये परसेंटेज का निकालना इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। इस नंबर का बजट या फोरकास्ट से कंपेयर करना इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। रेलेवेंट रेशो का निकालना, पिछले साल से कंपेयर करना, 19 से कंपेयर करना, 18 से कंपेयर करना या इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करना इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। आगे बढ़ेंगे और अब हम इसका कायरो का जो आखिरी आइटम बचा है हमारे पास, दैट इज सी, व्हिच इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जो कि हम आगे जाकर तफसील में कवर करेंगे इन आइजा 505। लेट्स मूव फॉरवर्ड।